बताइएगा, वॉइस ठीक है? ठीक है। देखिए, एकदम सिंपल सा एक सेक्शन है 222F। हमने 222A, 222B, C, D, E पढ़ लिया था, इन डिटेल ही पढ़ा था। उसका भी रिवीजन कर लेंगे अभी। बट एक नया है 222F, ठीक है, जिसमें बाई बैक शेयर्स के ऊपर सवाल होता है। हमने ये देखा था कि डीम डिविडेंड उसको माना जाता है, डीम वर्ड वहां लगाया जाता है जब कंपनी उसको डिविडेंड नहीं मानती है, बट गवर्नमेंट कहती है कि वो डिविडेंड है, तो कंपनी को भी उसको डिविडेंड मानना पड़ेगा। जब बाय द लॉ कोई चीज मानना पड़े, तब वहां पर एक वर्ड दिखने को मिल जाता है, इसका नाम हो जाता है डीम वर्ड। क्या हो जाता है? डीम्ड। मतलब ना चाहकर भी हमें मानना पड़ेगा। देखिए, बाई बैक क्या होता है? बाई बैक तभी होता है, मान लीजिए कि कंपनी, आप मान लीजिए आपने कुछ शेयर्स को खरीदा है। नॉर्मली आप शेयर्स को खरीदते हो, ठीक है। जब कंपनी इशू करती है तो आप शेयर्स को खरीदते हो, ठीक है। अब कंपनी वही शेयर्स को मार्केट से जब वापस खरीद लेती है, कंपनी अपने ही शेयर्स को शेयर होल्डर से जब वापस खरीद लेती है, उसी को बाई बैक कहते हैं। मतलब अपने खुद के शेयर्स को जब मार्केट से ही वो वापस खरीद ले, मार्केट में कौन है? शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर से जब वो वापस खरीद ले, उसी को बाई बैक कहते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि जब भी आप बाई बैक वाला काम करोगे, तो हम उसको डीम डिविडेंड मानेंगे अंडर सेक्शन 222F। ये पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था? देखिए, पहले होता था कि बाईबैक को डीम डिविडेंड नहीं माना जाता था। बाईबैक को डीम डिविडेंड नहीं माना जाता था। बाईबैक को बाईबैक की तरह ट्रीट किया जाता था। बाईबैक टैक्स लिया जाता था, ठीक है, कि बाईबैक टैक्स ले लो, आएंगे उसके ऊपर, ठीक है। मतलब शेयर होल्डर के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं था, कंपनी के हाथ में वो टैक्सेबल था। लेकिन अब क्या हो गया है कि शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, ठीक है। बैकग्राउंड थोड़ा जानेंगे। बैकग्राउंड में क्या है कि प्रीवियसली कंपनी पेड, ये पीडीएफ में दे दूंगा, आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना है, जस्ट आफ्टर द क्लास मैं ये पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा। प्रीवियसली कंपनी पेड बाई बैक टैक्स, पहले बाई बैक टैक्स दिया जाता था कंपनी के जरिए। क्या सेक्शन होता था? 115 QA। क्या सेक्शन होता था? 115 QA। एंड इट वाज एग्जेम्प्ट फॉर शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के हाथ में जो भी पैसा आता था, देखो ना, जब कंपनी बाई बैक करेगी तो कंपनी शेयर होल्डर को पैसा देगी ना, खुद का शेयर्स के लिए ही पैसा देगी, खुद के शेयर्स के लिए ही तो पैसा देगी। आपके हाथ में पैसा आएगा, अब वो आपके हाथ में जो पैसा आया उसके ऊपर अब आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। पहले ऐसा होता था। बट अब नया टैक्स रिजीम आया। कब से? ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 के बाद से ये पूरी चेंज हो गया। पूरा चेंज होने का मतलब कि एनी पेमेंट मेड बाय अ कंपनी ऑन द बाईबैक ऑफ इट्स ओन शेयर इज नाउ ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। मतलब कंपनी अगर बाई बैक करती है 1 अक्टूबर 2024 के बाद से, अगर कंपनी बाई बैक कोई भी शेयर्स को खरीद करती है, तो उसको डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा, और इसका जो टैक्स है वो शेयर होल्डर भरेगा। वो उसका टैक्स कौन भरेगा? शेयर होल्डर भरेगा, ठीक है। मतलब टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। पहले नहीं था टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर, नहीं था टैक्सेबल। देखो, टैक्स तो देना ही है, चाहे वो कंपनी देगा या शेयर होल्डर देगा, ये दोनों में से कोई ना कोई तो टैक्स देगा ही। और टैक्स जाएगा तो शेयर होल्डर के हाथ से टैक्स जा रहा है या कंपनी के? गवर्नमेंट को टैक्स मिल ही रहा था, पहले भी मिल रहा था, अभी भी मिलेगा। बट ये हो जा रहा है कि कौन देगा? पहले कंपनी अपने हाथ से देता था, अब शेयर होल्डर अपने तरफ से देगा।
ठीक है, तो 222F क्या कहता है? स्टेट दैट एनी कंसिडरेशन पेड बाय अ कंपनी, चाहे वो कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, टू इट्स शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर को दे रही है एनी कंसिडरेशन फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, अपने शेयर्स को खरीदने के बदले कुछ भी पैसा अगर वो दे रही है, शैल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। पूरा अमाउंट हम लोग पढ़े थे ना कि वहां पर लिखा रहता था अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये सब कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। पूरी अमाउंट जो भी अमाउंट होगा, बाईबैक का जो भी अमाउंट होगा, वो पूरी डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। हमने वहां पर पढ़ा था अप टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये हमने पढ़ा था, बट ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं होने वाला। पूरी जो अमाउंट होगा, मान लीजिए कंपनी आपसे 2 लाख रुपया दी आपको और अपना शेयर्स को खरीद ली, तो 2 लाख रुपया टैक्सेबल, पूरा 2 लाख रुपया टैक्सेबल। कंपनी आपको 10 लाख रुपया दी और पूरा 10 लाख रुपया दी और अपना शेयर्स जो है आपके हाथ से ले ली। आपने कंपनी से वो शेयर खरीदा था 8 लाख रुपया में, अब कंपनी आपको 10 लाख रुपया देके वो सारा शेयर्स को अपने हाथ में ले लिए, तो 10 लाख रुपया जो हुआ वो पूरी टैक्सेबल है आपके हाथ में। आप टैक्स भरोगे उसके ऊपर, पूरी टैक्स भरोगे आप उसके ऊपर। कैसे भरोगे हम अभी आएंगे उसके ऊपर, ठीक है। देखो नेचर ऑफ इनकम कैसे लिखा है, द एंटायर बाईबैक प्रोसीड आर नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड। आप कौन सा हेड के अंदर टैक्स दोगे? 5 हेड्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर बाईबैक का जो अमाउंट है वो लिखोगे, डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F, और आप पूरी उस अमाउंट के ऊपर टैक्स दोगे। इट इज ट्रीटेड एज नॉर्मल स्लैब रेट एप्लीकेबल टू द शेयर होल्डर। तो टैक्स कितना दोगे? तो जो नॉर्मल स्लैब होता है आपका, उस स्लैब के हिसाब से आप टैक्स भरोगे, ठीक है, उस स्लैब के हिसाब से आप टैक्स भरोगे। टीडीएस है इम्प्लीकेशन। देखिए टीडीएस के बारे में मैंने यूनिवर्सिटी का भी नोट्स देखा जो 222F करवाया गया है, उसमें टीडीएस के बारे में उतना चर्चा नहीं है, मतलब टीडीएस के लेकर बात ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं टीडीएस का आपको बैकग्राउंड, कहानी, कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं इन केस ऑफ डीम डिविडेंड होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि जब कंपनी, मैं अगर इसको एक साइड करके समझाऊं, साइड कर दूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये जो कंपनी है, एक टाइम में ऐसा हुआ होगा, कि कंपनी जो है और यहां पर है शेयर होल्डर, एक टाइम ऐसा हुआ होगा कि कंपनी का शेयर होल्डर शेयर्स खरीदा होगा, शेयर होल्डर इसके बदले कंपनी को कुछ अमाउंट दिया होगा। मान लेते हैं कि अमाउंट दिया होगा 7 लाख, ठीक है। समझना, ये कहानी एक तैयार करते हैं कि कंपनी शेयर लिया होगा शेयर होल्डर, एंड उसके बदले 7 लाख रुपया दिया, कुछ भी शेयर्स लिया होगा, मान लो 1000 शेयर्स लिया होगा, चलो 1000 शेयर्स खरीदा होगा और 7 लाख रुपया दिया था। अच्छा महंगा शेयर था, ठीक है, ये काम खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, यही कंपनी शेयर होल्डर से वापस खरीद रही है, अपना शेयर्स को दी थी, अब वापस मांग रही है, बाई बैक शेयर्स, 1000 शेयर्स, ठीक है। इसके बदले कंपनी इसको अब
जो शेयर को एक बार वो बेची थी, आज वही शेयर्स को कंपनी खरीद रही है। इसके बदले कंपनी अब 10 लाख रुपया शेयर होल्डर को देने के लिए तैयार है। शेयर होल्डर भी बोला, अरे बढ़िया है, 7 लाख का जगह 10 लाख मिल रहा है। अब बात उठेगा कि कौन सा अमाउंट डीम डिविडेंड माना जाएगा। तो जो अमाउंट बाईबैक के टाइम, शेयर होल्डर को मिल रहा है, शेयर होल्डर के हाथ में मिल रहा है, शेयर होल्डर के हैंड में मिल रहा है, शेयर होल्डर के हैंड में मिल रहा है, जो अमाउंट शेयर होल्डर के हैंड में मिल रहा है 10 लाख, ये डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। और क्या सेक्शन हो गया, 222F मान लिया जाएगा। ठीक है, ये कहानी हमने अभी तक समझा। ठीक है, ये कहानी अभी तक हमने समझा कि सर जो अमाउंट 10 लाख रुपया शेयर होल्डर के हाथ में मिल रहा है, इसको पूरी डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। गवर्नमेंट 10 लाख के ऊपर टैक्स लेगा। गवर्नमेंट सीधा बोलती है कि हम 10 लाख को छोड़ेंगे नहीं, ये 10 लाख पूरी टैक्सेबल है। अब क्या होता है कि जब कंपनी ये 10 लाख रुपया दे रही होती है, जब ये कंपनी ये 10 लाख रुपया यहां से जा रहा होता है, ये पैसा जा रहा होता है, ये जब पैसा, ये 10 लाख रुपया यहां से यहां तक जब गया होगा, ये जो 10 लाख रुपया गया था, तो कंपनी क्या करती है, 10 लाख के ऊपर टीडीएस काट लेती है, टीडीएस कट करती है। 10 लाख के ऊपर टीडीएस, ये जैसे ही टीडीएस काटी, वो टीडीएस काट के गवर्नमेंट को दे देती है, गवर्नमेंट को दे देगी, टीडीएस काट के गवर्नमेंट को दे देगी। मान लीजिए कि एक बार के लिए मान लीजिए कि टीडीएस का रेट है 10%। ठीक है, मतलब कंपनी जब 10 लाख रुपए शेयर होल्डर के हाथ में दे रही है, तो 10% इसका काट ली, दैट मीन्स 10 लाख का 10% काट ली, तो 1 लाख रुपया कंपनी टीडीएस काट लेती है। मतलब टीडीएस का मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दैट मीन्स सोर्स क्या था, सोर्स तो कंपनी था। तो कंपनी जब 10 लाख रुपए शेयर होल्डर को दे रही थी, उसी समय टीडीएस कट कर गया, टीडीएस कट गया। ये जो 1 लाख रुपया है, गवर्नमेंट का पॉकेट में जा चुका है, गवर्नमेंट का पॉकेट में गया, उसी समय गवर्नमेंट का पॉकेट में चला गया। एक्चुअल में देखा जाए तो शेयर होल्डर को 9 लाख रुपया मिला, एक्चुअल में देखा जाए तो शेयर होल्डर को 9 लाख रुपीस मिला, है ना। कौन सा सेक्शन के तहत ये 10% कटा, क्या हुआ, हम सेक्शन वगैरह के ऊपर अभी हम आएंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। 10% गवर्नमेंट का पॉकेट में उसी समय चला गया, टीडीएस का रेट था 10%। 9 लाख रुपया मिला होगा शेयर होल्डर को। जब शेयर होल्डर अपना आईटीआर फाइल करेगा, जब ये शेयर होल्डर अपना आईटीआर फाइल करेगा, ये शेयर होल्डर जब अपना आईटीआर फाइल करेगा, ठीक है, जब अपना वो आईटीआर तैयार करेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, मान लीजिए वो ऐसे करके एक फॉर्मेट बनाएगा जिसमें वो 5 हेड्स ऑफ इनकम दिखाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 और 5 हेड्स में एक जो लास्ट वाला हेड होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसमें वो 9 लाख दिखाएगा कि 10 लाख दिखाएगा, तो उसमें वो 10 लाख दिखाएगा। बोलोगे सर उसका हाथ में तो 9 लाख रुपया मिला, हाँ तो ठीक है ना, थोड़ा सा रुक जाओ, उसको वो दिखाएगा 10 लाख रुपीस, ठीक है। जब वो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा, तो वो दिखा देगा कि 1 लाख रुपया हम दे चुके हैं, 1 लाख रुपया हम ऑलरेडी दे चुके हैं। मतलब वो फिर से अब यहां से टैक्स नहीं भरने वाला है, वो 1 लाख रुपया ऑलरेडी बोल देगा कि हम दिखाएगा वो पूरा 10 लाख रुपया, लेकिन वो बोल देगा कि 1 लाख रुपया हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो मेरा 9 लाख रुपया बचा। ऐसा होता, मान लीजिए इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मान लीजिए कि मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं कि वो जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहा था, क्योंकि वो तो अपना स्लैब रेट लगाएगा ना,
ठीक है, वो तो अपना स्लैब रेट लगाएगा। मान लीजिए इसका स्लैब रेट था 20%, 20%, ठीक है, 20%। एक बार कल मान लीजिए वो नहीं बना रहे हम 5%, 10%, एक बार आपका कैलकुलेशन सुविधा हो 20%, तो इसको 10 लाख के ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो 10 लाख के ऊपर 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो अब हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख रुपया गवर्नमेंट लेने के लिए खड़ी हुई है, गवर्नमेंट लेने के लिए खड़ी हुई है, 2 लाख रुपया गवर्नमेंट लेने के लिए खड़ी हुई है। मैं बात का मतलब समझना, 2 लाख रुपया गवर्नमेंट लेने के लिए अब खड़े हुए। तो गवर्नमेंट बोलेगी अरे भाई तुम तो हमको टीडीएस बोल के 1 लाख रुपया पहले से दे चुके हो, तो तुम अब हमको 1 ही लाख दो ना। तुम तो 2 लाख देना था यहाँ पे, क्योंकि 10 लाख इंक्लूड हुआ है। 10 लाख में तुमको अब 20% अगर है तुम्हारा टैक्स, तो तुम्हें तो 2 लाख देना है हमको। तो तुम तो 1 लाख रुपया पहले ही टीडीएस के फॉर्म में हमको दे चुके हो, तो तुम मुझे अब कितना दोगे? 1 लाख रुपया। तुम मुझे कितना दोगे? 1 लाख रुपया तुम हमको दोगे। सिंपल सा बात है, अब तुम मुझे 1 लाख रुपया दोगे। मैं बात का मतलब समझ में आया? मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा 10 लाख रुपया इंक्लूडेड होगा। मान लीजिए वो अपना नॉर्मल टैक्स स्लैब, जो भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा, उसका जितना भी टैक्स आएगा उसमें से वो 1 लाख रुपया जो पहले दे चुका है, डबल डबल तो टैक्स नहीं लेगा ना कि 1 लाख रुपया वहां से भी ले लिया तो फिर यहां पर ले लेगा। ऐसे नहीं होता है। आपका 1 लाख रुपया उसके ऊपर कट चुका है, आप टैक्स दे चुके हो, तो टीडीएस क्लेम करेगा, वो टीडीएस क्लेम करेगा। मैं बात का मतलब समझ में आ रहा है? वो टीडीएस क्लेम करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसका यहां पर जो 20% हमने निकाला वो 5% हो, या जो भी हो, कि जहां पर उसका टैक्स ही नहीं बन रहा है। मान लीजिए जब वो टैक्स कैलकुलेट करता है और उसका टैक्स बनता ही नहीं है, होता है ना कि हाँ रिबेट वगैरह लेके उसका टैक्स ही नहीं बन रहा है, मान लीजिए, तो वो जो जो 1 लाख रुपया वो टीडीएस भरा है पहले, वो रिफंड मांग लेगा। तो रिफंड वाला केस माथा में थोड़ा मत ही लगाओ तो अच्छा रहेगा। तुम यही समझो कि 1 लाख, ये दो मान लीजिए 20% था, तो 10 लाख के ऊपर वो 20% अगर वो भर रहा है, 20% अगर वो भर रहा है, तो 2 लाख रुपया गवर्नमेंट को यहां पर देना है उसको। 1 लाख रुपया वो पहले ही टीडीएस में दे दिया, तो वो यहां पर टीडीएस क्लेम करेगा। रिमेनिंग का जो 1 लाख रुपया बचेगा वो गवर्नमेंट को अब यहां पर देगा। तो ओवरऑल गवर्नमेंट के हाथ में 2 लाख रुपया ही आएगा। एक बार वो टीडीएस का पैसा 1 लाख, और एक बार यहां से 1 लाख रुपया आएगा। ये होता है टीडीएस का पूरा खेला। ये जो 10% मैंने यहां पर लिखा है, ये डिसाइड कुछ क्राइटेरिया के ऊपर होता है। अभी उस क्राइटेरिया को अपने पढ़ने वाले, बट इतना समझो कि जब भी कंपनी अपना शेयर को बाईबैक करती है, तो जो भी अमाउंट देती है वो पूरा अमाउंट डीम डिविडेंड मान लिया जाता है। और वही पूरा अमाउंट अब जब शेयर होल्डर अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर शो करेगा, वही पूरा अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर ही शो करेगा। हालांकि वही अमाउंट को जब कंपनी दे रही होती है, तो गवर्नमेंट डर के मारे समझ लो टीडीएस क्यों काट लेता है कि बाद में मिले या ना मिले, ऐसे ही सोचा करो। तो पहले ही डर, कोई भी टैक्स वो पहले ही काट लिया, बोला जब अराइज हुआ अभी दे दो, तो इसीलिए वो 10% पहले ही काट लिए। मिला शेयर होल्डर के हाथ में 9 लाख, मिला शेयर होल्डर के हाथ में 9 लाख, लेकिन जब वो अपना आईटीआर फाइल करेगा तो 10 लाख ही शो करेगा। फिर वहां पर जब टैक्स लाइबिलिटी बनाता है, जब टैक्स लाइबिलिटी वो बनाता है, तो मान लीजिए अगर उसका टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख के ऊपर आता है, जैसे मान लीजिए 2 लाख आया, तो 1 लाख रुपया वो दे चुका है, टीडीएस क्लेम करेगा, रिमेनिंग 1 लाख रुपया गवर्नमेंट के हाथ में दे देगा। क्लियर है ये बात? देखो ये बात जो मैंने अभी समझाया वो बात पूरा क्लियर है।
ठीक है, अब देखो ये टीडीएस के ऊपर इस कॉलेज में नहीं समझाया गया, फिर भी एक दिमाग में कॉन्सेप्ट रखो। ठीक है, अब बात यहां पर है कि सर जैसे अपने ऊपर पढ़ रहे थे अभी, वहां पर एक बार फिर से चल रहा है, कहां गया, टीडीएस इम्प्लीकेशन। बात यहां पर है कि टीडीएस का जो रेट है वो जो मैंने वहां लिख दिया 10%, मतलब कंपनी कितना काट के देगा, कितना काट के देगा, मतलब कि कंपनी टीडीएस कितना कट करेगा। तो कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 फॉर रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट मतलब जो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में इंडिविजुअल्स, कंपनीज, एंड सेक्शन 195 फॉर नॉन रेसिडेंट इफ द पेमेंट एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट। एक बार इसको समझते हैं, ठीक है, टीडीएस को थोड़ा समझ लेते हैं और कि रेट कैसे डिसाइड होगा। मैंने यहां पर लिखा है, जब कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो उसे पहले गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना पड़ता है, पहले ही टैक्स जमा करना पड़ता है, दैट इज द टीडीएस। ठीक है, और देखो ऐसा मत समझ लेना, मतलब अभी भी वही हो रहा है कि टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। अगर टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर नहीं होता तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये 10 लाख शो नहीं किया जाता जो पहले होता था। 1 अक्टूबर 2024 के पहले वो 10 लाख रुपया आता ही नहीं, यहां पर एग्जेंप्टेड हो जाता, शेयर होल्डर के हाथ में वो टैक्सेबल ही नहीं था। मैं बात का मतलब समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ रहे हो। यहां पर ये मान लीजिए ये 10 लाख रुपया जो हमने लिखा, आज अगर हम यहां 10 लाख रुपया नहीं लिखते तो इसका जो टोटल इनकम है, इसका जो टोटल इनकम है वो 10 लाख रुपया नहीं आता, फिर तो उसका टोटल इनकम तो कम आता ना भाई। लेकिन आज 10 लाख रुपया लिखने से 10 इसका टोटल इनकम तो बढ़ गया ना, जिसके कारण इसको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ रहा है। अब हालांकि 1 लाख रुपया वो पहले ही काट लिया है तो उसको यहां पर थोड़ा 1 लाख रुपया का टीडीएस मिल जाएगा, लेकिन दिया तो यही है। मान लीजिए यहां पर एक और बात बोलते हैं कि 10 लाख रुपया इसका 30% इसको देना था, ये जो भाई साहब था मिस्टर ए जो भी था 30%, तो दे तो रहा है ये 3 लाख रुपया ही। 1 लाख रुपया इधर से दे दिया था, 1 लाख रुपया इधर से दे दिया था, अब यहां पर 2 लाख रुपया गवर्नमेंट को देगा। लेकिन अल्टीमेटली तो शेयर होल्डर ही दे रहा ना भाई 3 लाख रुपया। 1 लाख रुपया पहले कट हो गया था, 2 लाख रुपया अभी दे रहा है, क्योंकि इसको मिला तो 9 लाख ही रुपया है ना, यहाँ पे इसको तो मिला तो 9 लाख ही है, लेकिन अब डिविडेंड माना गया है तो इसको पूरी 10 लाख शो करना पड़ेगा, पूरा 10 लाख रुपया शो करना पड़ेगा। लेकिन 10 लाख के ऊपर ही तो टैक्स दे रहा है वो, अब वो 1 लाख रुपया पहले दे चुका था इसलिए वहां पर वो माइनस कर रहा है, अब बोल रहा है कि जो रिमेनिंग है वो हम देंगे। अगर वो यहां पर 10 लाख रुपया शो ही नहीं करता तो 30% वगैरह का केस आता नहीं, आता नहीं आता, वो पहले होता था। लेकिन जब से 222F आ गया, मतलब बाईबैक डिम डिविडेंड माना गया, तो उसको आप आईटीआर के अंदर अपना ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डालना पड़ेगा। दैट मीन्स टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ही टैक्स दे रहा है, शेयर होल्डर ही टैक्स दे रहा है, उसका टोटल इनकम बढ़ जा रहा है, उसका टोटल इनकम बढ़ जा रहा है। इसके कारण कंपनी टैक्स नहीं दे रही है, कंपनी टैक्स नहीं दे रही है, शेयर होल्डर ही टैक्स दे रहा है। बस कंपनी टैक्स लेने में मदद कर रही है इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस, कि हाँ लो थोड़ा टीडीएस हम काट के अभी दे रहे, फिर शेयर होल्डर के हाथ में वो पैसा जाएगा, फिर से तुम टैक्स ले लेना, गवर्नमेंट फिर से ले लेगी वो टैक्स। कंपनी बस थोड़ा सा हेल्प कर रही हो टीडीएस वगैरह का काम में। ठीक है, तो वही बात है कि ये मत समझना कि यहां लिखा है कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, तो कंपनी टैक्स भर रही है ना, कंपनी नहीं टैक्स भर रही है, कंपनी हेल्प कर रही है गवर्नमेंट का, ऐसे समझो, कंपनी हेल्प कर रही है गवर्नमेंट का। ठीक है, 2 सेक्शन यहां पर टीडीएस के टाइम में पढ़ना जरूरी है, 194 और 195। 194 और 195 क्या कहता है, एकदम सिंपल सा बात है, बोल रहा है कि टीडीएस जमा करना पड़ता है कंपनी, मतलब कंपनी हेल्प करती है गवर्नमेंट का कि शेयर होल्डर से टैक्स का टीडीएस का पैसा ले लेने। और जब नया रूल आ गया, अब बाई बैक भी डिविडेंड है
तो कंपनी को पेमेंट करते वक्त टीडीएस काटना कंपलसरी है। अब यहां दो बात हो सकता है, सेक्शन 194 फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड सेक्शन फॉर टीडीएस फॉर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, दैट इज 195। 194 जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है उसमें हमेशा 10% का रेट होता है, ठीक है। यहां पर एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है कि मान लीजिए बाई बैक का अमाउंट 5,000 से ज्यादा है तो तभी 10%। लेकिन अगर बाई बैक 5,000 से कम है, मान लीजिए आपने 2 शेयर खरीदा था, 3 शेयर, अब वो 2-3 शेयर का कितना ही दाम होगा। अब हम एमआरएफ और बड़ा शेयर का बात नहीं कर रहे हैं, नेस्ले का बड़ा बड़ा शेयर का बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटा मान लीजिए छोटा शेयर से, तो आपने 2-4 शेयर खरीदा, उसी में भी आप टैक्स ही देने लग जाओगे। नहीं, कम गवर्नमेंट कहती है कि 5,000 की कम का है तो ठीक है, कोई टीडीएस वगैरह नहीं देना पड़ेगा, कोई टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। तुम जब अपना कैलकुलेशन करोगे, मतलब कि आईटीआर भरोगे, तब ये पूरा शो कर देना टीडीएस वगैरह हम नहीं काटेंगे। लेकिन अगर 5,000 से जहां ज्यादा है हम 10% टीडीएस काट लेंगे। और अगर शेयर होल्डर के पैन कार्ड नहीं है तो 20%, 10% की जगह 20% काट लेंगे। पैन कार्ड नहीं है 20% कट हो जाएगा, उसका सेक्शन चेंज हो जाएगा, वहां पर सेक्शन लग जाएगा 206 डबल है, 206 डबल, समझ रहे हो। तो 20% है, पैन कार्ड नहीं है तो। लेकिन नॉन रेसिडेंट में ये 5,000 वगैरह का कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपया भी अगर गया तो भी टैक्सेबल है। 5,000 का कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपया भी गया तो भी टैक्सेबल है, याद रखिएगा, 1 रुपया भी गया तो भी टैक्सेबल है। हाँ, ये है कि यहां पर रेट जो है वो 20% का है, कोई 10% का नहीं है, 20%, नॉन रेसिडेंट 20%, प्लस यहां पर सरचार्ज भी लगेगा, प्लस यहां पर सेस भी लगेगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर इंडिया का उस कंट्री के साथ जो जिसमें वो एनआरआई है या फॉरेन इन्वेस्टर रहता है, डीटीडब्ल्यूए है, तो हमने वहां डीटीडब्ल्यूए में याद कीजिए सेक्शन 90 सब सेक्शन 2 पढ़ा था, याद है। जब डीटीडब्ल्यूए रहता है तो सेक्शन 90 एप्लीकेबल है एंड 92 हमने पढ़ा था ना, याद है। 90 ऐसे करके 92 पढ़ रहे थे ना, याद है। उसमें क्या लिखा हुआ था, जो रेट मोर बेनिफिशियल होगा। अगर डीटीडब्ल्यूए है तो डीटीडब्ल्यूए का तो कुछ रेट होगा ना भाई, मान लीजिए 15% होगा और टीडीएस है 20%, तो उसको विच एवर इज लोअर रेट, हमने पढ़ा था ना, जो मोर बेनिफिशियल होगा उसको वो मिलेगा, जो मोर बेनिफिशियल होगा, याद है 92 में डीटीडब्ल्यूए में। तब वहां पर वो 20% की जगह में 15% जो भी रेट होगा वो है, वो वहां पर इंजॉय कर सकता है। अगर डीटीडब्ल्यूए नहीं है तो 20% ही फिक्स्ड है, ठीक है। तो यही 195 कहता है नॉन रेसिडेंट के ऊपर एंड 194 कहता है रेसिडेंट के ऊपर। 10% 5,000 से ज्यादा है कि नहीं है वो चेक करना पड़ता है। पैन कार्ड नहीं है तो फ्लैट 20%, लेकिन यहां नॉन रेसिडेंट में 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, एंड अगर इंडिया के साथ डीटीडब्ल्यूए है तो फिर ठीक है, तुमको थोड़ा अगर लोअर रेट है डीटीडब्ल्यूए का तो वहां पर तुम ले सकते हो जो मोर बेनिफिशियल हो आपके लिए। यहाँ पर कोई 5,000 वगैरह का लिमिट नहीं है। आपको 1 रुपया भी अगर आपने बाईबैक हुआ है आपसे, 1 रुपया के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये टीडीएस का पूरी खेला है। चलिए, अब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए यहां पर हम इतना जो लिख रहे थे, हमने यहां पर बोला कि 10 लाख के ऊपर जाएगा, तो शेयर होल्डर भी तो बोल सकता है कि भाई आप पूरी 10 लाख के ऊपर मेरा टैक्स लोगे। जब हम इस शेयर को खरीदे थे 1,000 शेयर, 7 लाख रुपया मेरा लगा था पॉकेट से, ये तो मेरा खर्चा है, फिर मेरा तो कमाई 3 लाख रुपए का हुआ। देखा जाए तो तुम बोलोगे सर उसका कमाई, अगर शेयर होल्डर का कमाई तो 7 लाख रुपया में वो शेयर्स को खरीदा था, आज अगर वो 10 लाख रुपया में उसका बाई बैक हो रहा है तो शेयर होल्डर का तो 3 लाख का फायदा है, वो 10 लाख के ऊपर टैक्स क्यों भरेगा। लॉजिक सा बात है। शेयर होल्डर का 10 लाख रुपया के ऊपर वो टैक्स भर रहा है, गवर्नमेंट कहती है पूरा 10 लाख के ऊपर टैक्स, तो शेयर होल्डर तो बोलेगा ना भाई हम इस चीज को खरीदने के लिए तो 7 लाख रुपया लगाए थे, हम तो फंस गए फिर।
हम तो फंस गए। अरे 3 लाख रुपए जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स लो। पहले ऐसे ही होता था, मतलब जब कंपनी के हाथ में वो टैक्सेबल होता था तो पहले वो डिफरेंशियल अमाउंट के ऊपर टैक्स था, पहले वो डिफरेंशियल अमाउंट के ऊपर कंपनी टैक्स भरती थी। बाई बैक टैक्स क्या, डिफरेंशियल अमाउंट के ऊपर टैक्स होता था, 3 लाख के ऊपर टैक्स। लेकिन अब कंपनी गवर्नमेंट कहती है कि बाई बैक होगा तो पूरा 10 लाख के ऊपर टैक्स भरो, ये तो पूरा पूरी मतलब लूट है। तो गवर्नमेंट कहती है चिंता मत करो, तुमको यहां पर 10 लाख के ऊपर टैक्स भरो, ये जो 7 लाख रुपए जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था इसको हम कैपिटल लॉस ट्रीट करवा देंगे, आपका इसको हम कैपिटल लॉस ट्रीट करवा देंगे, ये तुम सेट ऑफ कर लेना अगेंस्ट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आपका अगर आपका हो रहा है और कोई हेड के अंदर नहीं, बिजनेस लॉस हो गया, ये सब हाउस प्रॉपर्टी में कुछ लॉस हो गया, वो सब में नहीं, जब अगर आपका कैपिटल गेन हुआ होगा ये 7 लाख रुपया उसमें सेट ऑफ कर लेना। मान लो इस साल मेरा कैपिटल गेन हुआ है 5 लाख रुपए, तो 7 लाख तो सेट ऑफ नहीं कर सकते, 5 लाख तक सेट ऑफ कर लोगे, फिर भी 2 लाख रुपया बच जाएगा, 2 लाख रुपया को कैरी फॉरवर्ड कर देना। सर हम कैरी फॉरवर्ड कब तक कर सकते हैं? कैरी फॉरवर्ड का रूल 8 साल तक है, 8 इयर्स तक, सब लिखा हुआ है नोट में। 8 साल तक आप 8 इयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपका कैपिटल गेन 8 साल तक नहीं हो रहा है तो फिर तो गया, फिर आपका कूपन खत्म। बात समझ में आ रहा है? जो कूपन मिला 8 साल तक के लिए मिला है, कैरी गेन होते जा रहा है, आप सेट ऑफ करते जाओ, जो जितना सेट ऑफ हो जाए करते जाओ। तो 7 लाख रुपए का सेट ऑफ गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन टैक्स तो एकदम भीड़ बन के 10 लाख के ऊपर ही लेगी गवर्नमेंट। बात समझ में आ रहा है? तो यही बात है कि यही बात यहां पर लिखा हुआ है, since the entire amount is taxed as a dividend, shareholder cannot claim the cost of purchasing those shares, that is the 7 lakh, as a deduction against this dividend income। नहीं कर सकती, 7 लाख का डिडक्शन नहीं ले सकती। तो द कॉस्ट ऑफ शेयर बाउट बैक विल बी कैपिटल लॉस फॉर द शेयर होल्डर, तो उसको कैपिटल लॉस ट्रीट किया जाएगा। दिस कैपिटल लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ अगेन द अदर कैपिटल गेन्स। लॉस जो है वो कैपिटल गेन्स के साथ सेट ऑफ होगा एज पर द स्टैंडर्ड कैपिटल गेन प्रोविजंस, जो भी कैपिटल गेन का प्रोविजंस है उसके साथ। मान लीजिए कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ होगा, है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ, दोनों के साथ सेट ऑफ कर सकता है। ये रूल होता है, स्टैंडर्ड रूल जो भी है, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो सेट ऑफ हो सकता है। ये पूरी कहानी को एक क्रक्स में लिखा हुआ है, मतलब एक इन शॉर्ट लिखा हुआ है कि पहले क्या होता था। 1 अक्टूबर पहले का जो दुनिया था उसमें क्या होता था कि कंपनी पेड बाईबैक टैक्स, बाईबैक टैक्स भरती थी, नाम ही था बाईबैक टैक्स, 115 क्यूए, ये सेकेंड सेमेस्टर में भी है, ठीक है। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 के बाद, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2024 शेयर होल्डर टैक्स भरती है। पहले क्या था, शेयर होल्डर को कुछ टैक्स नहीं भरना पड़ता था, एग्जेम्प्टेड था, मतलब आईटीआर के अंदर देना नहीं पड़ता था, आईटीआर के अंदर वो मेंशन भी नहीं करना पड़ता था, एग्जेम्प्टेड था 1034A जैसे एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन अब यहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर क्या होता था, यूज फॉर कैपिटल गेन कैलकुलेशन, यहां पर वो कैपिटल गेन कैलकुलेशन में डाल सकता था, यहां पर वो कैपिटल लॉस ट्रीट करेगा, हमने वो देखा है, ठीक है। तो अच्छा देखिए यहां तक सबको सब पूरा कहानी क्लियर है, यहां तक देखिए सारा कहानी क्लियर है। बस और 10 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो गया है, मतलब ये 222F 10 मिनट और,
एग्जाम्पल आपको अब टाइम नहीं लगेगा समझने में। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि सम्स देख लेते हैं। मैम छोटा छोटा एग्जांपल है, बोला शेयर होल्डर बाउट एक 100 शेयर्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड एट 150 ईच, 150 ईच, ठीक है। 100 शेयर खरीदा है 150 करके, खरीदा था कभी, ठीक है, कभी खरीदा था, मान लीजिए एग्जांपल दिए। आज कंपनी उससे उल्टा वापस मांग ले रही है वो शेयर। अब कब मांगी है, जो भी मांगी 1 अक्टूबर 2024 के बाद 200 करके। तो 100 शेयर 200 करके जब वो बाई बैक किए जो अमाउंट, वो पूरा पूरी डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F के अंदर मान लिया जाएगा, डेट इज 20,000, और उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर दिखाया जाएगा और टैक्स भरना पड़ेगा। अब वो टीडीएस का बात हम यहां पर अभी नहीं कर रहे, मतलब इतना ही समझो कि आईटीआर फाइल के अंदर उसको तो पूरा पूरी जो 20,000 है वो दिखाना ही पड़ेगा। जैसे हमने 10 लाख रुपया दिखाया था, उसी हिसाब से वो 20,000 रुपया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर उसको पूरा पूरी अमाउंट दिखाना पड़ेगा। तो सर खर्चा, शेयर होल्डर जो था, मान लीजिए मिस्टर ए जो था, मिस्टर ए जो था उसका 150 रुपया के लगा था 100 शेयर के ऊपर 15,000 रुपया। अब क्या होगा 15,000 रुपये का, तो बोला जा रहा है 15,000 विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल लॉस फॉर द शेयर होल्डर, विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल लॉस फॉर द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के लिए वो कैपिटल लॉस ट्रीट होगा, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट था, which they can use to set off other capital gain within 8 years, within 8 years, ठीक है, याद रखना चाहिए। अपना वो सेट ऑफ करे भाई जब भी करे, लेकिन वही एक अपना लिख के इतने ही छोड़ देंगे कि हाँ वो 15,000 रुपया जो है वो सेट ऑफ करेगा विद इन 8 ईयर्स, ठीक है। अब एक और भी ये यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन को अपने देख लेते हैं। बोला है मिस्टर ए परचेज 1,000 शेयर्स ऑफ टीसीएस लिमिटेड इन 2020 फॉर 1,000 पर शेयर, ठीक है सर। 1,000 पर शेयर, 1,000 मतलब 100 पर शेयर, 1,000 शेयर था 100 पर शेयर, ठीक है। 2020 में खरीदा था, जब ऐसे बोल देना कि 2020 में खरीदा था, 2024 में आके वो बाई बैक कर रहा है, तब हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, देखना पड़ता है, ठीक है। अगर डेट मेंशन नहीं किया तो सिर्फ कैपिटल लॉस बोलेंगे हम, लेकिन अगर डेट मेंशन कर रहा है तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म 3 साल से ज्यादा और 3 साल से कम काउंटिंग में डाल देंगे, ठीक है। अभी देखो पहले देखो खरीदा था, तो आप ये देखोगे कि 1,000 शेयर 100 करके खरीदा था, तो यही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अब डीम डिविडेंड वाला अमाउंट क्या होगा, 1,000 शेयर 250 करके, डेट मीन 2.5 लाख रुपया, ये तुम्हारा डीम डिविडेंड माना जाएगा। यही तुम्हारा शेयर होल्डर आईटीआर के अंदर शो करेगा और इसी के ऊपर वो अपना स्लैब रेट भी कैलकुलेट करेगा, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है कि डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F 2.5 लाख टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द मिस्टर ए अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एट द एप्लीकेबल टैक्स रेट, है कि नहीं। चलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, सर जो 1 लाख रुपया लगा 1,000 शेयर 100 करके, शैल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल लॉस।
विच कैन बी सेट ऑफ विद इन 8 years। 8 years तक उसको सेट ऑफ करना पड़ता है। इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ट्रीट किया जाएगा और इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से ही हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। लिखना नहीं है सब कि किसके साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, आप खाली लिख दोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है सिंस शेयर्स वेयर हेल्ड सिंस 2020, 3 साल से ज्यादा हो रहा है 2024 तक, तो हम इसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। देखो ये सम्स क्लियर है कि नहीं। अच्छा टीडीएस कितना जमा होगा, ये एक्स्ट्रा करके लिखा है यूनिवर्सिटी में, अभी ऐसा करके नहीं लिखवाया बट फिर भी मैंने लिखा दिया है कि जब वो कंपनी शेयर होल्डर को दे रही होगी तो वो 10% टीडीएस काट चुकी होगी। रेसिडेंट इंडिविजुअल मान लिया गया है और 10% उसको काट के देगी, लेकिन जब आईटीआर फाइल होगा तो वो पूरी 2.5 लाख ही शो करेगा, वो पूरा 2.5 लाख शो करेगा। इसके ऊपर वो अपना स्लैब रेट भी कैलकुलेट करेगा और भी तो इनकम होगा ना उसका, तो उसके साथ वो कैलकुलेट करेगा। बस जब वो अपना टीडीएस का जो है वहां पर क्लेम कर लेगा कि हाँ चलो 10% है, उसको माइनस कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये देखो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये वाला सम्स यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, एक बार बता देना यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो ये सम्स ऐसे सम्स आने का चांस है और इससे ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट सम्स देखने को मिल रहा है, ये वाला भी आने का चांस है। देखो क्या लिखा है, मिस्टर बी बॉट शेयर्स ऑफ 50,000, कभी खरीदा था, डेट नहीं दिया तो हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड नहीं कर पाएंगे। द कंपनी बाय देम बैक फॉर 1,20,000, ठीक है, तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था। लेकिन ये जो है मेरा डीम डिविडेंड है। बाईबैक का बात है तो हम यहाँ पे 222F लगा देंगे, है ना। अब यहाँ पर है कि बाईबैक ऑन कैप, अब देखो ना यहाँ पे डेट जब मेंशन कर रहा है तो फिर वो 1 अक्टूबर वाला डेट इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं। हमें ये देखना है कि पहला वाला डेट 1 अक्टूबर के पहले है कि बाद में, पहले है। इसका मतलब ये वाला केस जो है यहाँ पर ओल्ड प्रोविजंस लगेंगे और ये वाला केस जो है जो कि 1 अक्टूबर के बाद है 15 अक्टूबर, तो इसमें न्यू प्रोविजंस लगेगा। न्यू प्रोविजन जैसे कि अभी ऊपर में दोनों एग्जांपल सॉल्व किए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात होगा, और ऊपर वाला जो है उसमें ओल्ड प्रोविजन ही रह जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि केस ए में बिफोर 1 अक्टूबर 2024 का बात है, ओल्ड रिजिम ऑफ सेक्शन 115 क्यूए एप्लीकेबल है। जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो उसके ऊपर कंपनी टैक्स भरेगा, मतलब कि 50,000 माइनस 1,20,000 कितना हो रहा है 70,000, 70,000 के ऊपर वो जो है कंपनी टैक्स भरेगा। शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, शेयर होल्डर का टैक्सेबिलिटी लिखोगे और कंपनी का टैक्सेबिलिटी। शेयर होल्डर का टैक्सेबिलिटी में लिखोगे कि शेयर होल्डर के हाथ में वो एग्जेम्प्टेड है, शेयर होल्डर को जो भी पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्टेड होगा, शेयर होल्डर को आईटीआर के अंदर नहीं शो करना है। जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, आप अपना टैक्स भरते हो तो सेल्फ अपने से टैक्स भरते हो ना, मतलब अपना किसी से भी भरवाते होगे आईटीआर, नहीं भरते हो अभी चलो जॉब नहीं कर रहे हो, तो जब भी भराओगे सेल्फ असेसमेंट तो उसके अंदर ये भरना पड़ता है। और अगर यहाँ पर देखें कि कंपनी क्या करेगा, जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसके ऊपर बीबीटी देगा, बीबीटी का अमाउंट 10-20% है, उसके ऊपर सरचार्ज सेस उतना नहीं पचड़ा में जा रहे, बस इतना है कि जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा 70,000 उसके ऊपर 20% देगा, अब इतना लिख के छोड़ दोगे, ठीक है। केस बी जैसे हमने ऊपर में पढ़ा था कि केस बी क्या है, 1 अक्टूबर के बाद है, दैट इज 15 अक्टूबर है, 222F एप्लीकेबल है। Distribution of 1,20,000 per purchase of company own share shall be deemed as a dividend under section 222F and taxable in the hand of the Mr. B under head income from other sources। यही हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। एक 1,20,000 is added to the total income of Mr. B and tax at slab rate applicable। Cost of
एक्विजिशन ऑफ शेयर्स 50,000 shall be treated as capital loss and either to be set off in the current year। आप करंट ईयर में वो कूपन यूज कर लो, जब परचेस कर रहे थे तभी कूपन यूज कर सकते थे, या वो कूपन आपके साथ 8 साल तक रहेगा, सब्सिक्वेंट ईयर्स। सब्सिक्वेंट अगर और अच्छा लिखना है तो असेसमेंट ईयर लिख दो, सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स। ठीक है, देखो यहां तक अब सबका क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, देख ले एक बार। यही है, ये इतना ही सम्स है, यही सम्स में सेकंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब डेट ऊपर नीचे करके देगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो ज्यादा है, मतलब देख सकते हो उसको, अच्छा क्वेश्चन है, सजेशन में भी वो डालूंगा। ये पूरा पूरी 222F आपका कंप्लीट हो जाता है। टीडीएस वाला ठीक है, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, टीडीएस वाला पॉइंट्स को इग्नोर करो। बाकी आप देखो, दो ही बात होता है यहाँ पे कि जो अमाउंट बाईबैक हो रहा है वही डिविडेंड है, जिस अमाउंट के ऊपर खरीदा तो वो कैपिटल लॉस है, वो सेट ऑफ होगा आगे जाके, इधर लॉन्ग टर्म बनेगा या जस्ट शॉर्ट टर्म बनेगा। डेट मेंशन नहीं है तो ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म, ओनली कैपिटल लॉस। ठीक है, तो अब बात यहां पर है कि सर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग रिवीजन कर सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस अपने किए हुए, मतलब क्वेश्चन अलग है, अपने जो टेक्सर क्लास कर रहे थे, मैं अगर आपको दिखाऊं कितना नंबर में था, तो आपको ये पूरा पूरी रिवीजन होना चाहिए, है ना, कि सर हमने 222A में क्या पढ़ा था। ठीक है, 222 में ए में क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स के ऊपर पढ़ा था। फिर 222B के ऊपर हमने क्या पढ़ा था ना, 222A। बहुत सारा बात याद होना चाहिए कि मार्केट प्राइस लेना था कि कॉस्ट प्राइस लेना है, और क्या क्या था। 222B पढ़ा था, इसी लेक्चर में था कि बी, हाँ बी इसी में लेक्चर में था। बी में क्या था, अगर शेयर होल्डर को डिपॉजिट सर्टिफिकेट, डिवेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रहे हैं, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस दे रहे हैं, पूरा कहानी हमने देखा था। ये सारा रिवीजन होना चाहिए अभी जो हम लोग अपने पढ़ने वाले। अब मैंने उसी समय बताया था कि देखिए 222ABCDE में ए और ई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी एफ, तो AEF इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है, AE और F। उसमें भी अगर इंपॉर्टेंट पूछो तो E और F नया है तो F के ऊपर तो 1000% क्वेश्चन आता हुआ दिख रहा है, और E जिसमें थोड़ा कुछ दम है, E में तो दम है, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आता हुआ दिख रहा है। जो भी आएगा प्रीवियस ईयर फॉलो नहीं होने वाला है, जो भी आएगा वो करंट ईयर ही फॉलो है। तो यहाँ पर एक क्रक्स डायग्राम बनाया हुआ था कि पूरा डिटेल में बताया था कि एसेट था, यहाँ पर डिवेंचर डेप्रिसिएशन एंड सर्टिफिकेट टू डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर एंड बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और यहाँ पर क्या था, लिक्विडेशन वाला केस था। इन सब में क्या था, अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विदर कैपिटलाइज और नॉट, डिटेल में समझाया हुआ है, लिखवा के समझाया। और 222E में क्या था कि हमें क्राइटेरिया चेक करना पड़ता है। एक बार 222E वाला पार्ट एक बार के लिए आ जाते हैं। 222E वाला पार्ट, ये वाला जो हमने डिटेल में पढ़ा था 222E वाला, इसमें क्या था कि कंपनी का कौन सा कंपनी होना चाहिए, क्लोजली हेल्ड कंपनी होना चाहिए, दैट मींस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा था कि लोन देने वाला, लोन अगर दे रही है अपने शेयर होल्डर को, और वो शेयर होल्डर का ना मतलब 10% से ज्यादा वोटिंग पावर है, सब्सटेंश और डायरेक्टली दे या इनडायरेक्टली वे में दे, इनडायरेक्टली वे में दे मतलब एक ऐसे कंसर्न को दे रही है जिसमें इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, फिर कोई ऐसे पर्सन को दे रही है। ये सब बात याद रखना पड़ेगा, यहीं से तो क्वेश्चन बनता है। और अपने शेयर पर्सन को दे रही है जो कि इंडिविजुअल पर्सन जो कि
शेयर होल्डर को ही बेनिफिट दे रहा है, ये सारा डिम डिविडेंड माना जाएगा 222 ई के अंदर अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और यहां पर हम कौन सा वाला एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ले रहे थे, कहां लिखाए थे, नॉट कैपिटलाइज वाला पार्ट। फिर हमने एक्सेप्शन देखा था, फिर एक्सेप्शन में क्या था, अगर लोन देने वाली कंपनी है तो दे सकती है, लेकिन रिलैक्स टर्म्स एंड कंडीशन में देगी, रिलैक्स टर्म्स एंड कंडीशन में देगी तो उसको नहीं माना जाएगा, है ना। रिलैक्स टर्म्स कंडीशन में तो डिम डिविडेंड ही माना जाएगा, मतलब कि छूट नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। बहुत कहानी है, सम्स को याद रखिएगा, क्वेश्चन 5, 6 जो भी हमने यहां पर सम्स को किया था। वो बोल रहा हूं क्योंकि अभी जो मैं 2 एग्जांपल और समझाऊंगा इसी का काम है। अगर आपका रिवीजन नहीं है, ये 5 और 6 अगर आपको रिवाइज नहीं है तो अभी जो एग्जांपल मैं जो समझा रहा हूं वो समझ में नहीं आएगा, बस यही कारण है। देखो लिखा हुआ क्या है, बोल रहा था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम एसके प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024। बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, अच्छा प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। जो जो पॉइंट हमको मिलते जा रहा है हम नोट करेंगे। इक्विटी शेयर पेड अप कैपिटल है 20 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ठीक है। 20 लाख, 2 लाख 10 ईच, 20 लाख। रिजर्व है 6 लाख। तो याद करिए रिजर्व क्या बनाएगा आपका, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। रिजर्व ही तो इकट्ठा हुआ प्रॉफिट है, इकट्ठा होकर एक जगह पड़ा है। मिस्टर एक्स एक मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ एसके, मतलब इसी कंपनी का एक मैनेजिंग डायरेक्टर है एसके पी लिमिटेड, जो भी ऊपर में लिखा पी लिमिटेड में प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 70% ऑफ इट्स पेडअप कवा, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर 70% इसके हाथ में होल्ड है। हमने तो 10% से ज्यादा वाला देखा था, ये तो 70% होल्ड है, मतलब 70% वोटिंग पावर है इनके हाथ में। द कंपनी गिवन इंटरेस्ट फ्री लोन, अरे वाह, पकड़ा जा रहा है, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है 1/7/2024 में। मना तो नहीं है, इलीगल तो नहीं है, लेकिन पकड़ जाएगा, पकड़ा जाएगा। ऑफ ₹5 लाख टू इट्स सुपीरियर सुपरवाइजर। अच्छा, इसको डायरेक्टली नहीं दे रही है, देखो यहां घुमा दिया, यहां घुमा दिया, बोला है कि कंपनी गिवन लोन, गिवन इंटरेस्ट फ्री लोन 5 लाख रुपया का, अब इसके इसी के एक सुपरवाइजर को दे रही है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर का ही ऑफ इट्स सुपरवाइजर हैविंग सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ। उसका 4,000 पर मंथ का सैलरी है, ठीक है, बट उसको 5 लाख रुपया दे रही है लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन। वो इन टर्न दे तो सकती थी, लेकिन वो क्या कर रहा है, ठीक एक साथ को मिला 16/8 को क्या किया, एडवांस, देखो डेट देखना, जब उसको मिला उसके बाद ही का डेट दिया हुआ है। एडवांस द सेड अमाउंट ऑफ लोन टू सो टेकन फ्रॉम द कंपनी टू मिस्टर एक्स, ये मिस्टर एक्स को ये दे दिया, ठीक है, मिस्टर एक्स को ये पैसा दे दिया। द असेसिंग ऑफिसर हैज टैक्स द अमाउंट ऑफ एडवांस, जो एडवांस अमाउंट ये टैक्स दिया था इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स, मतलब असेसिंग ऑफिसर जब ये देखा तो इसने क्या किया, उस अमाउंट के ऊपर टैक्स मार दिया। इज द एक्शन ऑफ एओ, मतलब असेसिंग ऑफिसर इज करेक्ट। तुम्हें क्या लगता है ये डीम डिविडेंड माना जाएगा कि नहीं, पहले ये आप बताओ, आपको क्या लगता है ये डीम डिविडेंड माना जाएगा कि नहीं, आपको क्या लगता है। एक ऐसे पर्सन को दिया है जो वो पर्सन वो पैसा लेके मैनेजिंग डायरेक्टर को ही घूर के दे दिया, तो क्या ये डीम डिविडेंड का केस बनता है 222 ई के अंदर। मतलब ये डायरेक्टली तो नहीं बना, लेकिन इनडायरेक्टली तो फंस गया ये, है कि नहीं, इनडायरेक्टली ये फंस गया, इनडायरेक्टली ये फंस गया। सोचो ये पैसा कब लिया है, जब वो पर्सन जो भी इसका पर्सन जो था, क्या डेट था, 1
1 तारीख कितना था डेट, 1/7 के बाद 16/8 में वो मैनेजिंग डायरेक्टर को पैसा दे देता है। मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर देखा कि हम डायरेक्टली लेते तो पकड़ा जाते, एक पर्सन के थ्रू ले लेते हैं, बस फंस गया। अब आपको आंसर कैसे लिखना है, डीम डिविडेंड माना जाएगा। चलिए, इनडायरेक्ट वे था, हमने क्लास में देखा था। द कंपनी हैड advanced a loan to an employee who in turn had advanced the same to the managing director of the company, जो कि 70% पेड अप कैपिटल लिया हुआ है, तो 10% से ज्यादा। इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 2, अब यहां पर डेफिनेशन लिखेंगे हम। द सेम शैल बी ट्रीटेड एज पेमेंट बाय अ कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्ट। गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पहला लाइन में देखा था। ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ एनी शेयर होल्डर हु होल्ड नॉट लेस देन 10%, सही बात है, 70% ऑफ द वोटिंग पावर टू द एक्सटेंट विच द कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अच्छा, ये भी बात था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नॉट कैपिटलाइज्ड, तो यहां लिखा नहीं है तो मान लेंगे कि ये पूरा नॉट कैपिटलाइज्ड है। कुछ तो अलग से नहीं लिखा है ना कि नॉट कैपिटलाइज्ड है। और यहां पर वो अमाउंट कितना दे रहा है, कितना हो रहा है, 5 लाख रुपए का लोन था ना, 5 लाख रुपए दे रहा है ना, है कि नहीं। तो विच एवर इज लोअर ट्रीट किया जाएगा। चलिए, तो कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। In this section, the company has a general reserve of 6 lakh on 31 March of the preceding year. The amount of loan advance on 8 July 2024 is 5 lakh. Therefore, the payment is to be treated deemed dividend. 5 लाख को ही trim dividend माना जाएगा, whichever is lower. The amount of interest-free loan of 5 lakh given by the company to its supervisor, who in turn had given the same Mr. X, shall be construct the amount given for benefit of Mr. X and is stated deemed dividend under section 222E। यहां तक अगर आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर केस याद होगा तो लिख देना, उल्टा फुल्टा मत लिखना, क्योंकि तो हम खुद नहीं लिख पाते, ये सब कौन ही स्पेलिंग याद कर पाएगा। अलागू सुंदरम एक बार हटाओ यार, चेतियार, जो भी लिखा हो। वैसे सीटीटी 2001 का केस है, 252 ITR 893। अगर सुप्रीम कोर्ट का केस याद हो तो ठीक, नहीं याद है तो नहीं लिखना, ये लाइन अवॉइड करो। ऊपर का कहानी तो आपको समझ में आई क्या है, बना के लिख देना, जरूरी नहीं है कि रट्टा मार के जाना। ओन वर्ड्स में 2 पैराग्राफ, एक बार डेफिनेशन वाला पैराग्राफ और एक बार डेफिनेशन से उस क्वेश्चन को रिलेट करके लिख देना। देखो क्लियर है सबका, जल्दी देखो। देखो ये वाला पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दिया, यूनिवर्सिटी का ही प्रोफेसर का ही पीडीएफ है ये वाला, जो क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो अपने रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, मैं ग्रुप में कल रात को ही डाल दिया था, अब देख लो, बस खाली कुछ प्रिंट वगैरह नहीं करवाने के देखा रहे, एक बार हाथ से लिख लो। क्वेश्चन लिखने का देखा नहीं, एक बार सोल्यूशन प्रैक्टिस कर लो, बस ओन वर्ड्स में प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पूरी रिवीजन खत्म। MICP Limited is a company in which public are not substantial interest। अच्छा ठीक है, तो पी लिमिटेड मतलब ही प्राइवेट लिमिटेड हो गया, और जिसमें कंपनी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर एक कंडीशन तो हमको मिल रहा है कि एक शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी होल्डिंग 15%, हाँ 10% से ज्यादा है। देखो एक एक क्राइटेरिया जैसे जैसे सेटिस्फाइड हो रहा है हम पकड़ते रहेंगे उसको कि हाँ ये तो मेरे ग्रिप में आ रहा है ऑफ द इक्विटी शेयर। अब कंपनी कुछ उल्टा फुल्टा हरकत करती है, देखो लोन वगैरह दे रही है क्या,
द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31/3/2024 10 लाख। चलो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का भी अमाउंट हमको पता है। द कंपनी लेंड 1 लाख टू मिस्टर सिंह। अच्छा, 1 लाख रुपए मिस्टर सिंह को दे रही है बाई एन अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट 1/10/2024 को दे रही है। लोन जो दिया गया, द लोन वॉज नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी। अच्छा, मतलब कंपनी का लोन देने का बिजनेस नहीं है। के रिपेड द लोन टू द कंपनी बाई अकाउंट पे ड्राफ्ट। द कंपनी लेंड 1 लाख टू मिस्टर सिंह बाई एन अकाउंट पे ड्राफ्ट एंड के लोन दे रहा है 30 तारीख को। ये के ही शायद मिस्टर सिंह है, क्योंकि दो नाम थोड़ी हो सकते हैं, वो के ही है शायद। एक बार रुक जाओ, देख ले रहे के ही तो यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है क्या? के इज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी 15% उसी के बारे में बोला गया, और कंपनी उस 1 लाख रुपया दी है 1/10 को, और ये वापस कर दे रहा है 30। हमने क्या पढ़ा था कि आप लोन लेते हो और कल ही वापस भी कर दिए ना, फिर भी डिविडेंड मान लिया जाएगा। आप कंपनी के शेयर होल्डर हो और कंपनी का लोन देने का काम नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी आपको लोन दे रही है, तो उसको डिविडेंड मान लिया जाए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप लोन आज चुका रहे हो, आज का आज ही दे रहे हो वापस, कल दे रहे हो, परसों दे रहे हो, प्रीवियस ईयर एंड होने के पहले दे दिए। ठीक है, हमने पढ़ा था ना। तो एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द बोरोवर एंड रीपेमेंट ऑफ द लोन बाय के ऑन द कंप्यूटेशन ऑफ हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। ओके ही है, मिस्टर सिंह, मिस्टर के सिंह ही है वो। ठीक है, चलिए। As per the section 222E, any payment by a company in which the public are not अब तो definition वाला बात लिखेंगे। By way of advance or loan to a shareholder, being a person who is beneficial owner of the share, holding not less than 10% voting power। तो voting power 15% होल्ड किया है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, that is public are not substantially interested, shall be treated as dividend to the extent to which the company possesses accumulated profit। The accumulated profit of the company is 10 लाख, और लोन वगैरह कितना का था? 1 लाख। तो 1 लाख विच एवर इज लोअर ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इन दिस केस MICP लिमिटेड, मतलब जो कंपनी है, इज इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्ट, द कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड ऑफ प्रॉफिट ऑफ 10 लाख ऑन 31/3/2024। द लोन गिवन बाय अ कंपनी टू के वाज नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस एंड के होल्ड मोर देन 10% ऑफ इक्विटी। वही डेफिनेशन, ये तो आपका डेफिनेशन हो गया। फिर यहां पर हो गया कि डेफिनेशन से हम इसको इंटरलिंक करेंगे। ठीक है, इंटरलिंक करेंगे कि जो गिवन केस है वो डेफिनेशन के हिसाब से इंटरलिंक है इन द कंपनी। देयरफॉर assuming K has the voting equivalent to his shareholder, section 222 come to play and the amount 1 lakh, जो कि whichever is lower है, represent the amount lent by the company to Mr. K is includable as a deemed dividend and taxable under head of income from other sources for the assessment year 25-26। Under section 222E, the liability arises the moment the loan is borrowed by the shareholder. It is immaterial whether the loan is repaid before the end of the accounting year or not। मैंने यही बताया था ना कि अगर आप लोन रिपे भी कर देते हो, आज ले रहे हो, कल भी कर दोगे, फिर भी उसको डीम्ड डिविडेंड माना ही जाएगा। Therefore, the repayment of loan by Mr. K will not affect the taxability of the sum। रिपेमेंट कर दिया, आपका मर्जी आप करो, लेकिन 1 लाख रुपया जो है वो डीम्ड डिविडेंड ही माना जाएगा इन द हैंड ऑफ हिज शेयर होल्डर। देखो क्लियर है, ये दोनों सम्स करवाया गया था, मैंने समझा दिया। देख लो बाबू, पूरा क्लियर है। अपने और भी सम्स किए थे, याद है ना, थोड़ा और घुमा घुमा के, रिलैक्स टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह लगा लगा के, और एक तो क्लास नंबर 4 भी किए थे, जो पूरा पूरी डीम्ड डिविडेंड का बड़ा वाला सम्स था, याद है, क्लास नंबर 4 में भी किए थे, है ना। देखो ये वाला क्लियर था ना। अभी हम अभी पीडीएफ दे दे रहे ग्रुप में, ठीक है। इस सारा पॉइंट का
पॉइंट याद रखो, गिवन रिफंड ऑफ एंटायर सच लोन एडवांस बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर विल नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 ई। फिर ये 10% हेन जितना है सब याद रखोगे, 10% है, एनी कंसर्न है, इनडायरेक्टली दे रही है, एनी कंसर्न, एनी पर्सन, दो ही सेक्शन से ज्यादा सम्स बनने वाला है, ई और एफ। समझ रहे हो? अभी एक्सेप्शन के ऊपर तो हमने सम्स कर लिया था। जो एक्सेप्शन था कि लोन देने वाली कंपनी है तो लोन तो अपना शेयर होल्डर को दे ही सकती है, तब डिविडेंड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। लेकिन रिलैक्स टर्म्स एंड कंडीशन में लोन देगी तो डिविडेंड माना जाएगा। मतलब रिलैक्स टर्म्स एंड कंडीशन, जो मार्केट का रेट है उस मार्केट रेट से कम में दे रही है। ये सब बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारा हमने क्वेश्चन में किया था। चलो फिर नेक्स्ट वाला रिवीजन में मिल रहा है। ये वाला तो क्लियर है ना सबका? ठीक है, मैं ग्रुप में ये पीडीएफ डाल रहा हूँ। थोड़ा सा ये सब हाईलाइट वगैरह जो किया वो सबको हटा के मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, तो आप देख लो। ठीक है, फ्रेश करके डाल रहा हूँ, 5 मिनट में दे रहा हूँ। चलो बाय।